सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद स्वागत। दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं शकील चौधरी साहब। आप इस्लामाबाद में रहते हैं, जर्नलिस्ट हैं। आपने कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स की और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मीडिया की आपने तालीम हासिल की। ऑथर हैं, कॉलम निगार हैं और सबसे बड़ी बात है, एक बहुत बड़े रिसर्चर हैं और सच को बेबाकी से लिखते हैं। इनके आर्टिकल्स मैं भी पढ़ता हूं और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इनको आप इनके फेसबुक पे और इनके यूट्यूब चैनल पर ज़रूर फॉलो करें। शकील साहब से आज बात करेंगे भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर। हाल ही में इमरान खान साहब और पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने स्टेटमेंट्स दी हैं, इनमें कोई सब्सटेंस है या नहीं। शकील चौधरी साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शुक्रिया अरविंद। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके। आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आपने बहुत सारे पाकिस्तानियों के इंटरव्यूज किए हैं, जिसमें औरिया मकबूल जान हैं, इजहारुल हक साहब, डॉक्टर इश्तियाक, तैमूर रहमान, जावेद गामदी साहब। तो आपकी बड़ी अच्छी कोशिश है ये कि दोनों मुल्कों को करीब लाया जाए और अमन होना चाहिए, दोनों मुल्कों में दोस्ती होनी चाहिए और उससे दोनों मुल्कों का फायदा है। तो ये बड़ी अच्छी कोशिश है। आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो अभी मेरे ख्याल में एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है और उसमें जो है कुछ बैरूनी मुल्कों का भी नाम आ रहा है कि उसमें यूएई बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है जी जी। और यूएस और शायद चाइना भी कोई किरदार अदा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये अच्छी बात है और अगर वो बिल्कुल। इसमें कोई किरदार अदा कर रहे हैं तो इट शुड बी टेकन इन अ पॉजिटिव लाइट। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने ये खबर ब्रेक की कि यूएई ने हमारे दरमियान, दोनों मुल्कों के दरमियान एक मीडिएशन करवाने के लिए बड़ी एक कोशिश की है और ये उसी का रिजल्ट है जो हम आज देख रहे हैं। तो शकील साहब, मुझे ये बताएं कि जब आपने पहली बार ये खबर सुनी और इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में बात कही कि हम हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, बस ये मसला कश्मीर को वो हल कर दें रेफरेंडम के जरिए, तो ये तो पाकिस्तान का बड़ा लंबा स्टैंड है जो उन्होंने पहले से लिया हुआ है। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि बाजवा साहब ने कोई रेफरेंडम की बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कि हमें पास्ट को बरी करके, यानी पास्ट को दफन करके, हमारे माजी को, इतिहास को दफन करके आगे बढ़ना होगा। तो हमारे यहाँ पर इमरान खान साहब की स्टेटमेंट को ज्यादा जो है इतनी लोगों ने इंपॉर्टेंस नहीं दी। बाजवा साहब की इंपॉर्टेंस को ज्यादा बनती है। हमारे यहाँ पे ये भी एक लोगों में आम राय है कि पाकिस्तान में जो कुछ करती है फौज ही करती है और उनके बयान को सीरियसली लेना चाहिए। हम हिंदुस्तानी इस स्टेटमेंट को किस तरह से ले, दोनों स्टेटमेंट्स को, इमरान खान साहब की और जनरल बाजवा की? अच्छा, उसमें अरविंद साहब मैं थोड़ा सा आपको माजी में लेके जाना चाह रहा हूँ। हमारे एक बहुत सीनियर कॉलम नवीस थे, एमबी नकवी साहब। हम्म। उन्होंने 86 जुलाई 1988, सॉरी, हेरल्ड में, हेरल्ड हमारा एक बड़ा अच्छा एक पर्चा होता था मंथली, डॉन ग्रुप वाले जो हैं वो पब्लिश करते थे, उसमें बड़ा एक अच्छा आर्टिकल था उनका। दिस वाज जुलाई 88, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि 65 की जंग में हमने ताकत इस्तेमाल करके देख ली और हमारा एम ये था कि हम कश्मीर हासिल कर लेंगे। वो जब हमारी कोशिश कामयाब नहीं हुई तो उसके बाद हमें ये एहसास हो जाना चाहिए था कि अब इसका कोई और हल नहीं है सिवाय स्टेटस को कबूल करने के। तो उन्होंने इस पर अफसोस का इजहार किया कि हमारी किसी हुकूमत ने ये नहीं किया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, मूव ऑन। वी शुड हैव मूव्ड ऑन आफ्टर द 65 वॉर। तो वो नहीं हुआ। तो मैंने उस उन दिनों में मैं कायदे आजम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था। आई थिंक आई वाज डूइंग माय एमफिल, यस, इन दोज डेज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो मुझे शौक था इस तरह के अहम लोगों से मिलने का। तो आगा शाही साहब से मैं मिला और मैंने उनको एमबी नकवी साहब की ये स्टेटमेंट के हवाले से उनका रिएक्शन जानना चाहा। तो उनका जवाब बड़ा दिलचस्प था। वो कहने लगे कि एमबी नकवी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन ये जो बात उन्होंने की है ये पंजाबियों को कौन समझाएगा, और पंजाबी जो हैं वो 60% है पाकिस्तान का। हम्म। तो ये उनका जवाब था।
तो उस पे मैंने पिछले दिनों इंटरव्यू किया ज़ियाउद्दीन साहब का, जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे, तो उनका उस पे तबसरा ये था कि अगर आगा शाही साहब की यही ओपिनियन थी, तो आगा शाही साहब तो आर्किटेक्ट्स में से हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे। तो इसका मतलब है कि उन्होंने अच्छी एडवाइस नहीं दी मुख्तलिफ हुक्मरानों को जब वो खुद फॉरेन मिनिस्ट्री में थे। तो इस तरह से जो है कश्मीर के हवाले से मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ नॉलेज डेफिसिट काफी ज्यादा है। लोग जो हैं वो कश्मीर की बात तो करते हैं बट दे डोंट हैव रियली इनफ नॉलेज अबाउट कश्मीर। और अब जैसे यूएन की रेजोल्यूशंस हैं मैं उसी पर आ तो रहा हूं, जी आपसे जी सवाल पूछना चाहता हूं कि बार बार यूएन रेजोल्यूशन का हवाला दिया जाता है, तो आप माशाल्लाह एक रिसर्चर हैं, आपको पूरा पता है कि सच क्या है। तो हम भी सुनना चाहेंगे कि आखिर यूएन रेजोल्यूशन को लेके पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा जो गलतफ़हमियाँ या फिर ये कहें कि एक बहुत ही जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है वो ठीक नहीं है फैक्चुअली, वो बहुत ही इनकरेक्ट है। तो इसके पीछे क्या वजह है? तो यूएन रेजोल्यूशन का यही मसला है कि लोग जो हैं वो बगैर पढ़े उन पे तबसरा करते हैं। हुँ, हुँ। तो वो अमेरिका का भी एक क्लिप शायद आपने देखा हो, एक पाकिस्तानी स्कॉलर था, वो फुल ब्राइट पे वहां गया हुआ था, तो किसी सेमिनार में चला गया, तो क्रिस्टीन फेयर जो क्वेश्चन थी किया वो से बात पूछा। कर हुँ, रही थी हुँ। पाकिस्तान पे, और उन्होंने इसी तरह की बातें शुरू कर दी। तो क्रिस्टीन फेयर ने यही कहा कि पाकिस्तानी जो हैं वो यूएन रेजोल्यूशंस को पढ़े बगैर तबसरा करते हैं। तो उनसे यही पूछा कि आपने पढ़े हैं यूएन रेजोल्यूशंस? तो ही हैड टू एक्सेप्ट कि नहीं, मैंने नहीं पढ़े। तो ये एक बड़ा मसला है कि मेरा ख्याल है कि अगर आप पाकिस्तानियों की अक्सरियत से ये पूछें कि भाई मसला कश्मीर हमें बताइए 5 मिनट में, 7 मिनट में, तो दो चार नारों के अलावा शायद वो कुछ बात आगे ना बता सकें। हुँ। तो ये भी हमारे यहाँ नहीं है कि ये मसला पैदा कैसे हुआ, तो इसका भी अवेयरनेस बहुत ही लिमिटेड है। तो हुकूमतों ने भी कोई कोशिश नहीं की कि इस पे लोगों को अवेयर किया जाए, कोई डिबेट हो। अनफॉर्चुनेटली देर इज नो डिबेट ऑल्सो ऑन दिस इशू। अब मैं आपको हवाला दूं, एक हमारे यहाँ कालम नवीस है लेफ्टिनेंट कर्नल सिकंदर खान बलोच। हुँ, हुँ। उन्होंने 24 जुलाई 2013 को नवाए वक्त, जो हमारा बहुत ही आइडियोलॉजिकल और पेट्रियाटिक न्यूज़पेपर है, उसमें एक आर्टिकल लिखा, जो बड़े मुझे बड़ी हैरत हुई कि कैसे नवाए वक्त ने कैसे वो पब्लिश कर दिया। और उसमें वही बातें थी कि उन्होंने कहा कि कश्मीर का जो इंडिया से एक्सेशन हुआ, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो था वो पठानों का कश्मीर पर हमला था, जो उनके ख्याल में एक बहुत बड़ी गलती थी, और जिससे जो है ना ये मसला बिगड़ना शुरू हुआ। और उन लोगों ने वहां पे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन दे एंगेज्ड इन लूट एंड प्लंडर। हुँ, हुँ। तो ये बातें भी बहुत कम पाकिस्तानियों को पता है। और इसके अलावा एक और अहम बात जिसका हमारे यहाँ बहुत ही कम लोगों को पता है कि सरदार पटेल ने ये ऑफर की पाकिस्तान को कि आप हैदराबाद दक्कन जो है उसको छोड़िए, उससे दस्तबरदार हो जाएं और कश्मीर ले लें। और सरदार शौकत हयात, जो इनिशियल डेज में पाकिस्तान के पंजाब में मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी किताब में यह वाकया लिखा है। उसके अलावा चौधरी मोहम्मद अली जो वजीर आजम रह चुके हैं हमारे, उन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र किया। फिरोज खान नून ने जिक्र किया। फिर सरदार इब्राहिम, जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर के पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपनी बिल्कुल। किताब कश्मीर सागा में इसका जिक्र किया कि सरदार पटेल ने ये ऑफर की। तो सरदार शौकत हयात ये कहते हैं कि जब 1 नवंबर को 47 को माउंट बैटन आए लाहौर, बाकी चीजें जब डिस्कस वो कर चुके, तो उन्होंने ये कहा कि मैं सरदार पटेल की ऑफर लाया हूं आपके लिए कि आप हैदराबाद दक्कन को छोड़ दें और कश्मीर ले लें। तो सरदार साहब कहते हैं कि मैं बाद में एक दो दोस्तों के साथ प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान के पास गया, और मैंने उनको कहा कि हमारी कश्मीर में जो कैंपेन है वो ठीक नहीं जा रही, तो ये बड़ी अच्छी ऑफर है, तो ये आप एक्सेप्ट कर लें। तो उस पे लियाकत अली खान का जवाब था कि शौकत, तुम मुझे पागल समझते हो कि मैं कश्मीर की चंद पहाड़ियों के लिए इतनी बड़ी रियासत जो पंजाब से भी बड़ी है वो छोड़ दूं। तो उस पे वो सरदार शौकत कहते हैं कि मुझे बहुत ही मायूसी हुई कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कश्मीर की अहमियत का अंदाजा नहीं,
और मैं उसी वक्त जो थी वो कश्मीर कमेटी का जिसका मैं चेयरमैन था उससे इस्तीफा दे दिया। तो इस तरह की जो बातें हैं मेरा ख्याल है कि अवाम उन्नास को अगर पता हो तो उनका सोचने का अंदाज कश्मीर के हवाले से वो थोड़ा डिफरेंट होगा, ज्यादा रियलिस्टिक होगा। तो इसी तरह एक बुजुर्ग जर्नलिस्ट थे यहाँ कश्मीरी, मीर अब्दुल अजीज, तो वो भी यही कहा करते थे कि हमारे बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस भी हैं उनको भी कश्मीर इशू का कोई खास पता नहीं है। सो नारेबाजी की हद तक तो है, लेकिन उससे आगे जो है कश्मीर इशू का, उसकी जो बारीकियां हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उसका उनको इल्म नहीं है। और यही हाल अवाम उन्नास का भी है। रेफरेंडम का जिक्र पाकिस्तानी हुक्मरान बार बार करते हैं। हमें ये बताएं कि उनका ये जो केस है, मैंने पिछले साल सुना शाह महमूद कुरैशी साहब मुल्तान में ये उन्होंने स्पीच दी और वो कहते हैं कि हमारे ऐसा नहीं है कि हमारा बयानिया बड़ा कमजोर है, बात यह है कि हमारी जेब में पैसे नहीं हैं। तो आप क्या समझते हैं ये जो रेफरेंडम को लेकर पाकिस्तान का बयानिया है, क्या ये वाकई में बड़ा स्ट्रांग बयानिया है? और अगर है तो इसको दुनिया में पजीराई क्यों नहीं मिलती? ये तो खैर वो ना शाह महमूद कुरैशी साहब ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। अ, अब जो बहुत सारे लोग पाकिस्तान में हैं प्राइवेटली वो ये मानते हैं कि कश्मीर का जो है ना इशू, उसका यही हल है कि स्टेटस को एक्सेप्ट कर लिया जाए। लेकिन पब्लिकली जो है कोई बंदा ये कहने के लिए तैयार नहीं है। उनको ये लगता है कि उसका कोई बहुत ही एडवर्स रिएक्शन आएगा या अवाम उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे। तो ये भी मेरे ख्याल में एक बड़ी असम्पशन है, एक फर्ज कर लिया है लोगों ने कि लोग जो हैं वो बहुत इस मसले पे जज्बाती हैं। तो हो सकता है कि जमाते इस्लामी वाले जो हैं वो इस मसले पे जज्बाती हों। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मेरा नहीं ख्याल, अगर वो आवाम को एजुकेट करें, अपने वर्कर्स को भी एजुकेट करें, तो इसका कुछ ना कुछ हल जो है वो निकल सकता है। अब जो पाकिस्तान की जो है इकोनॉमिक कंडीशन है, तो अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी पिछले दिनों एक बयान था इमरान खान का कि भाई डेवलपमेंट के लिए हमारे पास तो ज्यादा पैसे नहीं हैं। तो हम्म। ये बड़ी एक तशवीशनाक बात थी कि अगर आपके पास डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं हैं तो फिर क्या आपको अपनी जो प्रायोरिटीज हैं, बजटरी प्रायोरिटीज, उन पे उनको रिकंसिडर नहीं करना चाहिए, उनको रीसेट नहीं करना चाहिए, या इसी पे आप सेटिस्फाई होकर बैठ जाएं कि जी हमारे पास तो डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं है। सो आई मीन दिस इज वेरी सीरियस बिजनेस कि किसी भी मुल्क के क्याम का मकसद क्या होता है कि आपने डेवलप करना है, अपने आवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें देनी है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, स्कूल कॉलेज बनाते हैं, लोगों को जॉब्स देते हैं। तो ये अगर आपके पास करने के लिए पैसे नहीं है तो फिर आपको अपनी प्रायोरिटीज पे अस्सिर नौ गौर करना चाहिए, उनको रीसेट करना चाहिए, रिकंसिडर करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इमरान खान साहब की स्पीडी रिकवरी के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उसे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की अपनी पार्टी पीटीआई के कैबिनेट मिनिस्टर अली मोहम्मद खान ने किस तरह से रिजेक्ट किया। उन्होंने ये कहा कि मोदी साहब आप आखिरी आदमी होंगे जिनसे कि हमें कोई नेक ख्वाहिशात की या कोई ऐसी विशेष की जरूरत है। तो आप ये बताएं इससे क्या मैसेज जाता है इंडिया को जब एक कैबिनेट मिनिस्टर इस किस्म की बात करे? आखिर कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब की अच्छी सेहत के लिए उन्हें नेक ख्वाहिशात भेजी है? कितने हेड ऑफ द ये स्टेट्स हैं? जी, मैं खुद भी बड़ा हैरान हुआ था अली मोहम्मद खान साहब का ये ट्वीट देख के। मुझे किसी ने उस पे लगाया, फेसबुक पे ये लगाया, तो मुझे लगा कि जैसे ये फेक है। फिर मैंने खुद भी उसको ढूंढा, उनको भी मैंने कहा कि ये फेक तो नहीं है, तो देन ही सेंट मी द लिंक। तो हम्म। अब मुझे नहीं लगता कि ये फेक होगा, और ये मेरे ख्याल में बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। और फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो इस काम के लिए एक बड़ा कॉम्पिटेंट इदारा है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये चाहिए कि इस तरह की बात जो है अपने जिस भी मिनिस्टर से करवाएं, उनको ये लाजमी करार दें कि सच ट्वीट शुड बी क्लियर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। हम्म। तो इस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस तरह के खुद भी ट्वीट्स करते रहे हैं, जो मेरे ख्याल में जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, डिप्लोमेसी है, उससे मुताबिकत नहीं रखते कि आप किसी भी प्राइम मिनिस्टर पे, किसी भी प्रेसिडेंट पे डायरेक्ट क्रिटिसिज्म करें। तो इस पे इवन हमारे जो एम्बेसडर अब्दुल बासित थे इंडिया में, उन्होंने भी अपने डिस्प्लेजर का इजहार किया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को, इमरान खान को, इस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी पे क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए था।
तो ये जो है ना, मेरे ख्याल में मिनिस्टर्स को, पॉलिटिशियंस को, दे नीड टू वॉच देयर लैंग्वेज, देयर टंग वेरी केयरफुली, कि अब जिस बंदे को इंटरनेशनल रिलेशंस की, डिप्लोमेसी की नाइसिटीज का नहीं पता, तो दे शुड नॉट बी अलाउड टू मेक कमेंट्स ऑन दीज इश्यूज। इससे जो है सूरत हाल बहुत खराब होती है, इससे बेहतरी नहीं आती। जबकि दोनों मुल्क जो हैं वो बज़ाहिर कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशंस अच्छे हों, और इसमें दोनों मुल्कों के जो खास तौर पे गरीब आवाम हैं उनका बहुत फायदा है इसमें। ये जो नफरत का काम है, नफरत का कारोबार जो है, ये खत्म होना चाहिए। इस पे मैं आपको, हमारे बड़े अच्छे एक शायर थे, मुनीर नियाजी। मुनीर नियाजी ने इस पे बड़ा अच्छा एक शेर कहा है। सो लेट मी प्रेजेंट दैट। उन्होंने लिखा था, गैर से नफरत जो पाली, खर्च खुद पर हो गई, जितने हम थे हमने खुद को उससे आधा कर लिया। बहुत तो खूब। हमें जो है ना, इस नफरत से कोई फायदा नहीं हुआ, और नफरत जो है वो किसी मसले का हल नहीं होती। इस पे बड़ी अच्छी एक नज्म है साहिर लुधियानवी की। तो मैं अपने दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरूर उस नज्म को पढ़ें। एंड आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट एंटी वॉर पोएम, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल एंटी वॉर पोएम्स। और वो है, ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, मेरे और आपके आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है, टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है। वेरी वेरी मूविंग पोएम। I बिल्कुल think बिल्कुल every human being in this part of the world should read that poem. जी, आपने बड़ी पॉजिटिव और अच्छी बातें कही, मगर थोड़ी रियलिस्टिकली अगर हम देखें इन सारे इश्यूज़ को, आप क्या समझते हैं, आपको कोई इन द नियर फ्यूचर कोई सूरत-ए-हाल में तब्दीली आपको दिखाई देती है? मेरे ख्याल में ना जी, वो क्या कहते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है, और दोनों मुल्कों को इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो उसमें जो चीज मेरे ख्याल में करने की है, वो ये है कि इस वक्त दोनों मुल्कों के कोई भी जर्नलिस्ट एक दूसरे के मुल्क में नहीं है। सो 2014 में दो इंडियन जर्नलिस्ट थे इस्लामाबाद में। एक थे, द हिंदू की खातून थी एक, और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के एक कॉरेस्पॉन्डेंट थे यहाँ पे। तो उन दोनों को जो है वो यहाँ से जाने का कह दिया गया था। उनका वीजे का कोई इशू बना, उनको रिन्यूअल नहीं हुआ। तो एक तो जर्नलिस्टों की जो है एक्सचेंज ये होनी चाहिए, फिर एम्बेसडर्स जो हैं उनकी जो है वापसी होनी चाहिए। तो ये दो जो कदम है, मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा जो है स्टार्ट हो सकता है। और फिर इवेंचुअली जो है वीजे के लिए दोनों मुल्कों को फैसिलिटेट करना चाहिए अपने सिटीजन्स को आने जाने में। और हम जो है बहुत फायदा उठा सकते हैं, ट्रेड से हम बड़ा फायदा उठा सकते हैं। तो मेरे इल्म में है कि मिलिट्री ने एक इस तरह की स्टडी करवाई कि ट्रेड जो है इंडिया और पाकिस्तान की, हु बेनिफिट्स मोर, इंडिया और पाकिस्तान। हुँ, तो हुँ। उसमें उनका ये नतीजा था कि पाकिस्तान बेनिफिट्स मोर बिकॉज इंडिया इज सच अ बिग मार्केट। तो ये हमें रियलिस्टिकली और डिस्पैशनेटली देखना होगा कि हमारा जो मुआशी मफाद है वो किस उसमें है। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जी पाकिस्तान हैज शिफ्टेड इट्स फोकस फ्रॉम जियो स्ट्रेटेजिक टू जियो इकोनॉमिक। तो ये भी अगर हो चुका है तो बहुत अच्छी खबर है। और इसमें हमें मईशत को जो है वो, अपनी इकोनॉमी को वो अव्वलियत देनी चाहिए, और अपने अवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें पैदा करनी चाहिए। आप ज़ाती तौर पर क्या समझते हैं, जो आज की हमारी जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं, जब तक हम उनको कबूल नहीं कर लेते, क्या हमारा आगे बढ़ना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, और मेरा ख्याल है कि उसमें जो है ना असल किरदार है पीपल टू पीपल कांटेक्ट का। तो मैं तो ये समझता हूँ, एंड आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, कि उम्मीद जो है बेहतरी की रखनी चाहिए। तो अवाम अगर एक दूसरे से मिलेंगे तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी जो है गलत फहमियां जो हैं वो दूर हो सकती हैं। तो एक जो एनिमी इमेज है उससे हमें जान छुड़ाना होगी। तो एक हमारे यहाँ आपके इलम में होगा, एक अखंड भारत का भी बड़ा तस्करा होता है कि इंडिया जो है उसने पाकिस्तान को दिल से कबूल नहीं किया, और वो पाकिस्तान को अनडू करना चाहता है, पार्टीशन को खत्म करना चाहता है।
उसकी वजह से भी शायद किसी न किसी दर्जे में एक एंटी इंडियनिज्म मौजूद है। तो उस गलत फहमी का भी मेरे ख्याल में अजाला बड़ा जरूरी है। और हमारे उर्दू अखबारात में ये बहुत पॉपुलर है चीज कि वजह बेवजह अखंड भारत की जो है वो बात की जाती है। तो हमारे यहाँ एक जर्नलिस्ट ने लिखा कि नरेंद्र मोदी के ईमान का हिस्सा है अखंड भारत। तो मैंने उनको एक इंटरव्यू का इक्तबास पेश किया जो नरेंद्र मोदी साहब ने दिया था 2012 में शाहिद सिद्दीकी को। शाहिद सिद्दीकी इज अ वेल नोन इंडियन जर्नलिस्ट बेस्ड इन दिल्ली, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। तो उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन इसी हवाले से किया कि अखंड भारत के बारे में आपकी क्या राय है। तो नरेंद्र मोदी सेड कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अखंड भारत, एंड इफ अखंड भारत हैपेंस इंडिया विल इवेंचुअली बिकम अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। तो मैं जो हूँ इसका वो इंडिया इसका जो हिंदी उर्दू में तर्जुमा करे ताकि लोग समझ पाए पूरी बात। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं अखंड भारत में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता, और अगर अखंड भारत हो गया तो इंडिया में मुसलमानों की कुछ अरसे के बाद अक्सरियत हो जाएगी। तो मैं मेजॉरिटी अखंड हो भारत जाएगी। में कोई दिलचस्पी नहीं है, और मैं इंडिया के जो प्रेजेंट बॉर्डर्स हैं उनके साथ खुश हूं। तो ये चीज जो है मेरा ख्याल है यहाँ अवाम को बताने की जरूरत है। इसी तरह से यहाँ पे एक एयर वाइस मार्शल आबिद राव हैं, उनका मैं पीटीवी पे एक क्लिप देखा मैंने, वो दोस्त देख सकते हैं। तो 2013 का है और पीटीवी पे उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा जी मैं 35 साल एयरफोर्स में रहा हूं, और मैं ये समझता हूं कि हमारी जो डिफेंस पॉलिसी है वो फ्लॉड है, और इंडिया की कोई ऐसी इंटरेस्ट नहीं है कि वो अखंड भारत करे या पाकिस्तान पे कब्जा कर ले। तो अगर हम ऑफर भी करें इंडिया को कि हमें टेक ओवर कर लो, तो दे विल नॉट डू दैट। अब ये एक ऐसा बंदा कह रहा है जो पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस में 35 साल तक रहा। तो वी नीड टू टेक दीज पीपल सीरियसली। इसी तरह से एयर मार्शल असगर खान का बड़ा मशहूर क्लिप है, यूट्यूब पे मौजूद है, उनका बयान अखबारों में छपा है, गूगल करके आप देख सकते हैं। जी मैंने उन्होंने ये देखा। कहा कि जितनी भी जंगें हुई हैं इंडिया और पाकिस्तान की, उसमें पहल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हुई। अब ये कोई मतलब इंडियन प्रोपेगेंडिस्ट नहीं कह रहा, एक रिस्पेक्टेड मिलिट्री ऑफिसर पाकिस्तान का जो एयर चीफ रहा, जो आज भी मिलिट्री वाले उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी एक एयरफोर्स की फैसिलिटी है, रिसेंटली इट वाज नेम्ड आफ्टर हिम, उनके नाम पे उनका नाम रखा हुआ है। तो अगर एयर मार्शल असगर खान जैसा बंदा ये बात कर रहा है, तो यू हैव टू टेक इट सीरियसली। You have to learn from your past. You have to learn from your mistakes and think to the future. Think of the future. Look at the future. तो ये बड़ा जरूरी है हमें कि हम जो है अपनी गलतियों से सीखते हुए हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करें, और जो हमारे गरीब आवाम हैं उन पे रहम खाएं कि उनकी जिंदगी, उनको भी दे डिजर्व बेटर देन दिस। उनका क्या एब्सोल्युटली। कसूर है? एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम के हवाले से। हमें ये बताएं कि फिर हम आगे कैसे बढ़ें? दोनों मुल्कों के हुक्मरानों की तरफ से बयान आ गए, हमारे तरफ से मोदी साहब ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया इमरान खान साहब की सेहत के लिए। ये सारे बड़े अच्छे जेस्चर्स हैं, बट हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड? यहाँ से बात अब आगे कैसे बनेगी? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। इसमें मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्कों के जो थिंकिंग लोग हैं, सोचने समझने वाले लोग हैं, तो उनको जो है ना आगे आना चाहिए। दे शुड स्टैंड अप एंड बी काउंटेड। इंडिया में एक साहब हैं कुलकर्णी साहब, आई रियली एडमायर दैट मैन, कि वो जो है ना इज अ वन मैन आर्मी। इतना वो जबरदस्त काम कर रहे हैं इन द वर्स्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस, वो बंदा हिम्मत नहीं हारता। तो उस तरह के लोगों का जो है ना, वी वी हैव टू अप्रिशिएट देम, वी हैव टू एडमायर देम, और उनके नेटवर्क्स बनने चाहिए। और मीडिया को जो है ना इस वक्त वो बड़ा जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। वरना यही होता है कि जो अपोजिशन में पार्टी है वो गवर्नमेंट पे हमेशा यही कहती है कि जी ये प्रो इंडिया है, इन्होंने कश्मीर बेच दिया, इन्होंने ये कर दिया। अब जैसे बिलावल साहब हैं, बिलावल साहब ने क्या कहा था इसको नवाज शरीफ के बारे में, जब कश्मीर में यहाँ इलेक्शन हो रहे थे, तो ही शाउटेड द स्लोगन कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। तो इस तरह की जो है ना लैंग्वेज और रेटरिक, दैट शुड बी अवॉइडेड। और बिलावल इज अ फॉरेन एजुकेटेड मैन, ही वेंट टू ऑक्सफोर्ड। तो ऑक्सफोर्ड वाले जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको कम से कम इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। और
शॉर्ट टर्म गेन के लिए जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर है मुल्क का, उसको दांव पे नहीं लगाना चाहिए। अवाम की जो फलाह बहबूद है उसको दांव पे नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह से हमारा मीडिया जो है, जब भी इंडियंस और पाकिस्तानी आते हैं, इनवेरिएबली वो एक शाउटिंग मैच बन जाता है। तो ये शाउटिंग मैच नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे की बात को समझना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनकी क्या मजबूरियां हैं, हमारी क्या मजबूरियां हैं, और अच्छे रिलेशंस में उनके गरीब आवाम का क्या फायदा है, हमारे गरीब आवाम का क्या फायदा है। सो यू हैव टू थिंक रैशनली एंड डिस्पैशनेटली। तो मीडिया को भी, पॉलिटिशियंस को भी, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, सोचने समझने वाले लोग हैं, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी आती है। सो दे शुड स्टैंड अप एंड बी काउंटेड। जी, बिल्कुल, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही। आज आपने प्रोग्राम में जॉइन किया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी और अगली दफ़ा जब बात होगी, तो हम बात करेंगे पाकिस्तान में हिस्ट्री को लेकर जो डिस्टॉर्शन है, यानी तारीख को, इतिहास को जिस तरह से वहाँ पर पढ़ाया जाता है, उस हवाले से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग शकील साहब। थैंक यू वेरी मच अरमान, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद है कि दोस्तों को भी अच्छा लगेगा, और हम दोनों मुल्क जो हैं ये अमन की तरफ जो हैं वो सफर करेंगे। दोनों मुल्कों का इसमें फायदा है, दोनों मुल्कों के आवाम का फायदा है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।